खुद को अबरार के सामने रखकर लाई ना आप ये सब। पल्लवी बोली तो नगमा उसे देखती रह गई। ये बात तो उसने राजन से ही कही थी, इसे कैसे मालूम? आपने ये अपने भाई के लिए कर तो दिया, पर राजन जी के लिए बुरा महसूस हो रहा है। वो हूबहू वही बोल रही थी जो उसके लफ्ज़ थे। उसने हामी भर दी। आपको राजन जी पसंद हैं? आखिरी सवाल पर उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। उसके हाथ का कांपना उसका जवाब दे रहा था। उसने हाथ हटाना चाहा, पर पल्लवी की पकड़ मजबूत थी। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, एक सच्चे इंसान है वो, और मैं खुदगर्ज नहीं पल्लवी। मैं इस राह पर नहीं जा सकती जिसकी कोई मंजिल नहीं। वो बेहतरीन शख्सियत हैं, बच्चा खुदा के नेक बंदे हैं, पर मेरे हिस्से में नहीं। अगर उन्हें अपना कहने लगी तो मेरी गैरत मुझे जीने ही नहीं देगी। मेरी सच्चाई जानती है ना तू? उसने रोते हुए अपना हाथ खींच लिया था। वो भी तो जानते हैं सब, फिर उनसे क्या छिपाना? वो बेहद मासूम है शायद। अब तक इन गलियों में नए हैं, धीरे धीरे संभल जाएंगे। मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आवाज़ उसके अंदर की तड़प को बता रही थी कि कितनी मुश्किल से वो ये कह रही थी। फिर उसने भी ज़्यादा कहना सही नहीं समझा और उसे सुलाकर खुद उसके बगल में सो गई। पर आज उसकी आंखों से नींद नदारद थी। उसे राजन की पुलिस स्टेशन वाली पहली मुलाकात से लेकर अब तक की बातें याद आने लगी और ख़ुद पर हैरत होने लगी कि वो उसे ना जाने कब पसंद करने लगी। खुद को बदकिस्मत मानकर वो शिकायतें करती हुई नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में भी राजन बिल्कुल चुपचाप रहा। विक्रम सबको यादव के बारे में बता रहा था, तरुण की बहादुरी की तारीफ कर रहा था, पर वो खामोश था। तरुण को भी अजीब लगा, उसे भी अब राजन के बड़बोलेपन की आदत हो गई थी। इन सब में विक्रम आरती को ध्यान से देख रहा था, जो राजन को ही देख रही थी। इनका अलग ही चल रहा था। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। अगर वो सारे दिन ऐसे रही तो राजन जरूर ही उसे गलत बोल बैठेगा। विक्रम ने उसे कमल के साथ बाहर किसी केस के लिए भेज दिया जिसमें लेडी कांस्टेबल की ज़रूरत थी। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। नगमा अब भी खामोश रहती थी, अपने काम से काम रखती थी। पल्लवी को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं पल्लवी और विक्रम दोनों की दिनचर्या में परेशानियां जारी थी, पर अब दोनों ही शाम का इंतज़ार करते थे जिनमें वे सुकून के पल बिता सकें। पल्लवी भी धीरे धीरे अब विक्रम को चाहने लगी थी। उसे विक्रम से ज़्यादा अब शाम पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो विक्रम को लेकर आती थी। दिल में कुछ नए एहसास करवट बदलने लगे थे। उसकी मुरझाई सी जिंदगी में विक्रम ताजगी लेकर आता था। वहीं विक्रम को भी पल्लवी का साथ रास आने लगा था। हाँ, दोनों कहते कुछ नहीं थे, बस उन्हें साथ रहना ही भाने लगा था। पल्लवी विक्रम की बंजर पड़ी ज़मीन पर वाकई बरखा बनकर आई थी, जिससे उसे अब सब कुछ अच्छा लगने लगा था। हाँ, उसका मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ था, पर वो पल्लवी के साथ सब भूल जाया करता था। पल्लवी भी ये भूल चुकी थी कि उसे ये जगह, ये पल सब छोड़कर जाना था, पर वो विक्रम को अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी। राजन और नगमा भी कुछ इसी तरह कशमकश के दौर से गुजर रहे थे, जहाँ क्या करना है क्या नहीं, ये उन सब की सोच समझ से परे था। सभी अनजान थे आने वाले खतरे से। विक्रम को खुद से ज़्यादा राजन की फिक्र रहती थी। एक शाम जब वो राजन के पास उससे बात करने जा रहा था, तब उसने देखा राजन की आंखें एकटक मोबाइल में जमी हुई थी। विक्रम बिना आहट के उसके पीछे खड़ा हो गया। वो अपनी और नगमा की तस्वीर देख रहा था। उसे दुख हुआ, पर वो उसका मन हल्का करने के लिए बोला, लो जनाब ने फ़ोटोशूट भी कर लिए। बड़ी पहुंची हुई चीज़ है तू तो राज। छोटी मोटी जीत ही लिखी है मेरे हिस्से इश्क के स्टेशन पर। प्यार की गाड़ी आंखों के सामने से ही चली गई और मैं खाली हाथ रह गया। अपने आप को देखिए, आप दोस्ती की गाड़ी में बैठे हैं, जबकि इश्क की ट्रेन आपके आगे हॉर्न बजाए जा रही है। वो डूबी हुई आवाज़ में बोला। विक्रम इस पर निशब्द था। वो अभी अपने और पल्लवी के बारे में कुछ भी सोच पाने में असक्षम था। उसका दिमाग चकराने लगा और कुछ न सूझा तो वो कमरे में आ गया और सिगरेट पीने लगा। राजन की बातें सच हैं क्या? मैं कहीं देर न कर दूं उन्हें कुछ कह पाने में, पर कहूँ क्या? कहीं वो मुझे गलत ना समझ लें। तभी अचानक उसकी मौसी माँ का वीडियो कॉल आई, तो उसने बिना सोचे समझे ही उठा ली। हेलो मौसी माँ। विक्रम, तूने सिगरेट पीनी वापस शुरू कर दी? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उसकी मौसी जानती थी कि वह किसी परेशानी में ही सिगरेट पीता है। उन्हें चिंता होने लगी उसके आसपास धुआं देखकर। सब ठीक है ना बेटा? और राजन कहाँ है? नालायक, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वो विक्रम के अगल बगल देखकर बोली, ओ नो, राजन तो देवदास बना बैठा है। मौसी माँ तो देखते ही पहचान जाएंगी। वो सोचने लगा, नहीं सब ठीक है, वो शायद सो गया। उसने बात बदली, बेटा अपनी मौसी माँ की याद नहीं आती? घर आए 2 साल हो गए हैं। राजन को तो भेज दे। वो रुंधे गले से बोली।
मौसीमा, आपके बेटे अपने मिशन में लगे हैं, जल्द ही खुशखबरी के साथ लौटेंगे। अच्छा, खुशखबरी? दोनों मेरी बहुओं के साथ मत लौटाना, उन्होंने मज़े लेकर कहा, पर विक्रम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो सकपकाया सा बोला, नहीं ठीक है, मैं रखता हूँ, फिर बात करता हूँ। हाँ, अपना ध्यान रख, और मेरे उस नालायक कभी। और विक्रम उनके बीच में ही बोला, सिगरेट नहीं पीनी है ना? मेरा बच्चा, बाय। उन्होंने फ़ोन रख दिया। कितना जानती है मुझे, कैसे भल भर में ही समझ गई कि मैं परेशानी में हूँ। काश आपको बता पाता। खैर, सबसे पहले तो माधुरी से मिलना होगा, वह अपने और राजन के साथ गलत कर रही है। विक्रम ने सोचा और सोने चला गया। अगले दिन वे पुलिस स्टेशन में सबकी अपडेट लेकर वहां से सीधे ही पल्लवी के पास जाने लगा। राजन ने जाने से मना कर दिया तो वह अकेला ही चल दिया। रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी। वहां तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा भीग गया था। सीधा खिड़की के पास गया तो पल्लवी का हाथ दिखा। वह बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। कुछ बूंदें उसके चेहरे पर भी थी, जिससे उसके माथे पर आई लटें भीग चुकी थी। इस वक्त वह बेहद हसीन लग रही थी। विक्रम उसे देखता ही रह गया। फिर कुछ देर बारिश में भीगने से विक्रम को छींकें आने लगी तो पल्लवी ने देखा। हे भगवान, आप तो पूरे भीग गए हैं, आइए अंदर, वो फिक्रमंद होकर बोली। विक्रम रोज इसी तरह आता था, पर बारिश की फिसलन से उसका पैर फिसला और वो लड़खड़ाकर पल्लवी की तरफ झुक गया। अचानक हुई इस हरकत से पल्लवी भी नहीं संभली और विक्रम की मजबूत बाहों के सहारे खड़ी हो गई। विक्रम उसके बेहद करीब था। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपकती हुई उसके सीने पर फिसल रही थी और साथ ही फिसल रही थी पल्लवी की नज़रें। वह चाहकर भी उसके परफेक्ट फिगर से नज़र नहीं हटा पाई। बारिश में उसकी शर्ट उसके बदन से बिल्कुल चिपक चुकी थी। अब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके माथे पर से गिरती गीले बालों की बूंदें पल्लवी को भिगो रही थी। दूसरी छींक से दोनों का ध्यान हटा। अब वह हड़बड़ाकर दूर हटे। सॉरी, वो मेरा पैर। विक्रम के इतना कहते ही छींकें आने लगी। खामोश, रुकिए, मैं अभी आई। पल्लवी अपना टॉवल लाकर बोली, लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, पहले आपके बाल गीले हैं, विक्रम ने कुछ सोचकर कहा तो पल्लवी लापरवाही से अपने बाल और चेहरा पोंछने लगी। उसके झूलते हुए झुमके बार बार उसका ध्यान हटा रहे थे। विक्रम एक बार फिर इसमें खो गया। पल्लवी ने उसकी तरफ तौलिया बढ़ाया। विक्रम ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी उंगलियां आपस में टकरा गई। साथ ही टकरा गई दोनों की नजरें। पल्लवी से देखकर पीछे हट गई और उसे कनखियों से देखने लगी। वह बच्चों की तरह अपने बाल झटक रही थी। वहीं विक्रम की हालत खराब थी। तौलिए से आती पल्लवी की खुशबू उसके होश उड़ा रही थी। उसमें पल्लवी का एहसास महसूस कर रहा था। उसने इसी एहसास को जीने के लिए ही तो पहले उसको कहा था, ताकि उसको महसूस कर सके। उसने बाल पोंछकर टॉवल उसकी तरफ बढ़ा दिया। पल्लवी वापस खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, पहले मुझे बारिश बहुत पसंद थी मतलब? विक्रम ने टॉवल बेड पर रखकर उसकी तरफ रुख किया। कुछ बुरी यादें जुड़ी हैं जिसने बारिश से वो एहसास छीन लिए हैं जो मैं महसूस करती थी। पल्लवी की आंखों में नमी तैर गई, क्योंकि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस रात गजब की बारिश हुई थी। तब मम्मी ने हमें पल्लवी नाम दिया। उन्हें क्या पता था आगे चलकर उनकी बेटी की खूबसूरती उसकी बर्बादी का सबब बनेगी। वो भर्राई आवाज़ में बोली, कैसी बातें करती हैं आप, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी खूबसूरती पर गुरूर किया करें, भगवान हर किसी पर मेहरबान नहीं होता। उसने दिल खोलकर कह दिया। जिस दिन यहाँ आए थे वो गुरूर ही हमसे छीन लिया गया और मैं खुद को हमसे मैं कहने लगी। उसकी आवाज़ में टीस थी। मेरे सामने आप खुद को हम कह सकती हैं। उसकी आवाज़ में हक भरी इल्तजा थी। शुक्रिया हमें इतनी इज्जत देने के लिए, पर हम इस काबिल नहीं रहे। चलिए, मुझे माधुरी से बात करनी थी। हाँ चलिए। वो दोनों नगमा के कमरे में गए। तब वो झटके से खड़ी हुई। उसे लगा कि राजन आ गया। राजन, उसके मुंह से हवा में उड़ते हुए शब्द निकले। फिर अगले ही पल विक्रम पल्लवी को देखकर ठिठक गई। क्यों कर रही हो माधुरी ये सब? विक्रम बोला। मैंने क्या किया? वो अनजान बनी। राजन वो नहीं रहा जो पहले था, और अब तुम कह रही हो क्या किया उसके साथ? ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे उसने कोई गुनाह किया हो? गुनाह तो हुआ है, पर गुनहगार मैं हूँ। सच ही कह रही हो, तुम ही हो। पता है राजन जैसा दिखता है ना, वैसा नहीं है। चुलबुले होने का नाटक ही करता है। असल में बहुत शांत है वो, बिल्कुल नादान भोला भाला सा है। पता है कभी किसी को कहता नहीं, पर महसूस उसे भी होता है कि कोई उसे भी समझे, कोई उसके बचपने पर भी प्यार दिखाए। वो गहरी सांस लेकर बोला, पता है जब मैं मौसी माँ के पास आ गया था तब उनका प्यार बट गया था। हो भी क्यों ना, जब दो बच्चों में से किसी एक मुश्किल घड़ी से गुजरे तो माँ बाप का प्यार और परवाह उसके लिए ही ज़्यादा होगी। ज़्यादातर ऐसे माहौल में इंसानों में जलन जैसी भावनाएं जन्म ले लेती हैं। वह खुद को कम आंकने लगते हैं और जिसकी वजह से ये हो रहा है उसके प्रति प्रतिशोध जैसी नकारात्मकता पाल लेते हैं।
पर ऐसा राजन के साथ नहीं हुआ। वो गुमसुम या उदंड रहने के बजाय ऐसा बन गया कि जैसे उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए खुश रहने लग गया, मुझे और मेरी परेशानियों को समझकर मेरी ज़िंदगी के मुश्किल दौर में मेरा साथ देने लगा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ माधुरी। उसे ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हर तरह से सिर्फ उसका हो, जिसका प्यार और वक्त सिर्फ उसका हो। विक्रम राजन की बात आते ही इमोशनल हो जाता था। माफ़ कर दो विक्रम, पर मैं वो शख्स नहीं, मैं खुद ही खुद की नहीं। मेरा प्यार और वक्त भी बटा हुआ है। मैं तो खुद के लिए ही कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए क्या करूं? नगमा ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। उसे कहते हुए बहुत दुख हो रहा था, पर उसे लगा उनके इश्क की कहानी भी अधूरी ही रहेगी। खुद ही अधूरी है, किसी की ज़िंदगी को क्या पूरा कर दे। उसे बुरा बहुत लगा राजन के बारे में। उसकी बचपन से लेकर अब तक की हालत को सुनकर लगा कि वह कितना गलत कर रही है। पर अब भी वक्त था खुद को रोक लेने का, क्योंकि आगे इससे भी बड़ी और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तब वो क्या करेगी? उसने अनजाने में बढ़े उन कदमों को भी पीछे खींच लिया था। विक्रम हारे हुए खिलाड़ी की तरह वापस लौट गया और मन ही मन राजन से माफ़ी मांगने लगा कि वो उसकी तरह उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसका प्यार ही उनको मिलवा सकेगा। एक दो दिन इसी तरह खामोशी में गुजर रहे थे, जहां राजन और नगमा में दूरियां थी। वहीं विक्रम गुजरते वक्त के साथ अब पल्लवी के साथ कंफर्टेबल होने लगा था, जबकि पल्लवी में अब भी कहीं ना कहीं झिझक थी। ऐसे ही एक शाम विक्रम जब आया, तब पल्लवी कमरे में नहीं थी। उसने उसे आवाज़ दी तो वह वॉशरूम से निकलकर सामने आ गई। विक्रम उसकी महक से मदहोश हो जाया करता था। आज भी पल्लवी में वही खुशबू थी। विक्रम बेख्याली के आलम में बोला, नाइस, आई लाइक इट। और ड्रेसिंग पर पड़ी परफ्यूम बोतल उठाकर बोला, ये मेरी नहीं है। मतलब बाकी लड़कियां इत्र का इस्तेमाल करती हैं, मैं नहीं। आपको ज़रूरत भी नहीं। उसकी ज़ुबान फिसल गई। मतलब वो उसकी इस बात पर असमंजस में थी। मतलब आपकी शख्सियत ही खुशनुमा है, आपको क्या कोई इत्र महकाएगा? विक्रम शरारत से बोला, जी नहीं, मैं ये लगाती हूँ। उसने हाथों से लगाए जाने वाले इत्र को दिखाया। विक्रम देखता रहा। आपकी पसंद लाजवाब है, उसने उसकी आंखों में झांक कर कहा। आपको कैसे मालूम? वो उसके इस सवाल पर असहज थी। आप मुझे पसंद करेंगी ना, या करने लगी हैं? उसने हसरत भरी निगाहों से देखा तो पल्लवी का दिल उछलकर उसके हलक में आ गया। उसने दो तीन बार पलकें झपकाई और नजरें चुराकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे खुद ही मालूम नहीं होगा। नहीं होता इस मामले में, अक्सर दूसरे ही बताया करते हैं। विक्रम मुस्कुराता हुआ बोला। अचानक कंघी करते हुए पल्लवी का हाथ फिसला, तब वो अपने आज में आई। वो विक्रम के बारे में सोचने लगी थी। मतलब किसी को अपने ख्यालों में शामिल कर लेना ही चाहने की पहली निशानी है। आईने में उसे अपना अक्स नजर आया। जो दिल के करीब होते हैं वही ख्यालों में आने की हिम्मत रखते हैं। दिल भी उसके अक्स को सही ठहरा रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? उफ। विक्रम का एहसास, उसकी मौजूदगी, उसकी बातें, उसका अंदाज, अब उसे ये सब कुछ भाने लगा था। पर यह तो बहुत जल्दी था। दिल पर भी किसका जोर है? पल्लवी सोचे जा रही थी। वहीं विक्रम भी अकेले में पल्लवी की मौजूदगी याद कर मुस्कुराने लगा था। उसकी बातें, उसके हाव भाव, उसकी सादगी, उसका बदला अंदाज याद करने लगा था। अपने साथ फुर्सत भी ले आया करें, मुझे बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद है। ये बातें विक्रम को अलग ही एहसास करवा रही थी। ओ गॉड, कितनी मासूम है वो। दिल करता है बस घंटों तक उन्हें निहारता रहूं, उनकी खामोशी सुनता रहूं, उनके करीब रहूं। वो ख्यालों में ही इतना आगे सोचने लगा था। फिर सोच के घोड़े की लगाम कसकर खुद से ही बोला, अरे रे बस विक्रम, स्टॉप। फिर खुद ही खुद को रोक लिया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन। विक्रम यादव को खुद रिमांड पर लेता है, पर मजाल है वो अपना मुंह खोले। विक्रम को गुस्सा भी बहुत जल्दी आने लगता था। वो उसे पीटता रहा। आखिर में थकार कर वो बिलबिलाता हुआ बोल ही पड़ा, लीलन। क्या? साहब बोल, वो उसका हाथ मरोड़कर कहता है। लीलन नाम है साहब, वो तड़प कर बोला और बेहोश हो गया। साले उठ, कहाँ है वो? पूरी खबर दे। विक्रम पानी की छींटे मारकर बोला, साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं तो ड्रग का धंधा करता है। काम अलग है। हरामजादे अपने गैंग को बचा रहा है या खुद को? बेवकूफ़ किसे बना रहा है? सारे मिलजुल कर अपने काम को अंजाम देते हो और कहते हो कुछ नहीं पता। वो उसे अधमरी हालत में भी नहीं छोड़ रहा था। सर सर छोड़ दीजिए, ये मर जाएगा। तरुण आ गया था। हर बार उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर में हमेशा यही डर लगता था कि विक्रम गुस्से में किसी की जान ही न ले ले। मोटी चमड़ी होती है कमीनों की, कोई नहीं मरता आसानी से। वो उसे धक्का देकर बाहर आ गया तो तरुण उसे पानी देकर बोला, सर कुछ बोला? वो सिर्फ नाम उगलाए, लीलन। विक्रम पानी पीकर बोला, लीलन? ये क्या अजीब नाम है? ये खुद ही सारे अजीब हैं। मेरी पेशेंस ख़त्म हो रही है तरुण, तुम नाम के थ्रू देखो क्या कर सकते हैं।
जब एक साथ कालिया नाम की गैंग बनेगी ना, उस दिन मौसी माँ की कसम इन तीनों को इतना मारूंगा कि मौत भी इनके पास आने से कांपेगी। विक्रम डिस्पोजल गिलास डिस्ट्रॉय करते हुए बोला। जी सर। विक्रम जाने को हुआ तो वो बोला, सर राजन को क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं, वो कुछ बताना नहीं चाहता था। सर मुझे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अब वो ऐसे अच्छे नहीं लगते। मैं बात करूं उनसे? अरे यार क्या कह रहे हो, इतना कहना ही बहुत है, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके कंधे थपथपाकर चला गया। राजन आजकल चुपचाप रहता था, किसी से कोई मस्ती मजाक कुछ नहीं, अपने काम से काम रखता था। तरुण को ये सब खलने लगा था। कहते हैं ना, इंसान की तरह इंसान के व्यवहार की भी आदत हो जाती है। तरुण से रहा नहीं गया, वो उसकी डेस्क पर चला गया जहां उसकी नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तरुण ने जानने की जिज्ञासा में उसके फ़ोन में झांका। वो उसकी और नगमा की तस्वीर देख रहा था। उफ, इश्क ने कर दिया निकम्मा, वरना हम भी आदमी थे काम के। तरुण उसके सामने अंगड़ाई लेकर बैठता हुआ बोला तो राजन का ध्यान हटा। वो सकपका गया और फ़ोन लॉक कर इधर उधर देखने लगा। अरे गालिब का शेर पड़ रहा था। राजन फिर भी चुप था। इसे कह क्यों नहीं देते? वो अब मुद्दे पर आया। राजन ने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से बोला, फोटो वाली को कह दिया। राजन ने निर्विकार भाव से संक्षिप्त सा जवाब दिया। फिर दिक्कत कहाँ है? उसने दिलचस्पी दिखाई। वो चुप था। चलो भाई, जीवित है। तरुण उसे देखकर उठने लगा। तुम क्या हेल्प कर सकते हो? राजन ने रोकते हुए पूछा। तो तरुण टेढ़ी मुस्कान के साथ वापस उसके साथ बैठ गया और उसे कुछ कहने लगा। दूसरी तरफ ताई ने ऐलान कर दिया था, नई हवेली पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब सारे कस्टमर्स वहीं पर आएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब तक उस जगह की किसी को कोई भी भनक नहीं थी। जिन लड़कियों को ले जाया जाता था तो उन्हें काले शीशे चढ़े हुए गाड़ियों से ले जाया जाता था, ताकि उनमें से कोई भी वहां जाने का रास्ता ना जान सके। इस बार ताई अपनी शातिर चाल बहुत शांति से चल रही थी। वो इस बार कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश में थी, पर अपने व्यवहार को इस तरह बदल डाला था जैसे वो पूरी तरह बदल गई हो और नरम दिल बन गई हो। पर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब करना ज़रूरी भी था। आज सुबह ही सबको नई हवेली जाने का कह दिया और आधी लड़कियों को तो रातों रात ही शिफ्ट कर दिया था। अब उन दोनों की बारी भी आने वाली थी। नगमा ने सब हालातों का सामना करने का हुनर आ चुका था। ये हुनर वक्त ही सिखाता है। नगमा भी वक्त के साथ चलना चाहती थी। उसे ऐसा लगता कि उसके कदम बहक गए थे। जो इतने नेकदिल इंसान के ख्वाब देखने लगी, उसे अपने साथ इस गर्त में लाने लगी। वो तो अब ख्वाबों से भी उसे निकालना चाहती थी, नहीं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। उसका बस चलता तो वह पल्लवी को भी इस राह पर जाने से रोक देती। पर उन दोनों के हालातों में ज़रा सा फ़र्क था, जिसे ध्यान में रखकर वो चुप थी। आप ही राजन जी पुलिस वाले हैं ना? उन्हें नई हवेली के बारे में पता है? पल्लवी नगमा के कमरे में आती हुई बोली। नहीं, और ज़रूरत भी नहीं, हमें उनसे कोई मदद नहीं लेनी। किस्मत जहाँ जैसे ले जाए चलते बनो। अब 2-3 दिन की बात है, हमें भी जाना ही होगा। और तू किसी को कुछ नहीं कहेगी, नहीं तो वह नई हवेली का पता जानकर वहाँ तक आ जाएंगे और इस बार तो खुदा कसम ताई के हाथों मारे ही जाएंगे। तू अगर मुझे आप ही मानती है ना, तो समझ रही है ना, किसी को मतलब किसी को मत बताना। वह बोलकर चली गई, पर पल्लवी का दिल राजी ही नहीं था इस जिंदगी को अपनाने के लिए। वह इतने दिन से खुश थी जिसकी वजह विक्रम था। अब वो उससे कैसे मिल पाएगी, कैसे रह पाएगी, कैसे कह पाएगी उसे? क्या उसे उन सब के बारे में बता देना चाहिए? अगर बता दिया तो उनकी जान को खतरा है, और नहीं तो हमेशा की तरह उन दोनों की जान दांव पर तो लगेगी ही। वो सोच में पड़ गई थी। आज विक्रम और राजन को मधु के मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी पर जाना था। वो आज पुलिस स्टेशन आकर फाइनल इनविटेशन भी देकर गई थी। मधु विक्रम और राजन को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर फिर भी जाना ज़रूरी था। विक्रम ने भी सोचा कि बाहर जाने से राजन कुछ शायद नॉर्मल हो जाएगा। शाम को वो तैयार हो गया, पर राजन अभी भी नगमा की तस्वीर निहारने में मगन था। राजन भाई, ठीक है ना तू? मुझे बात करने दे, मैं मना लूंगा माधुरी को। आप पहले अपना तो हैंडल कर लो। एज बर्थडे लाइक डिसलाइक से थोड़ा तो आगे बढ़िए। राजन, वक्त लगता है। क्या? कैसा वक्त? आपको पता है ना, उनकी नई हवेली के बारे में वो वहाँ चली जाएंगी। फिर? राजन ने याद दिला। वाट ओ गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट? विक्रम को अचानक याद आया, नगमा ने एक दो बार ताई के नई हवेली जाने की बात कही थी, पर वो राजन, नगमा और कालिया के मैटर की वजह से यह पूछना भूल ही गया। गिव मी योर फ़ोन। क्यों? मैं माधुरी को एड्रेस पूछ रहा हूँ। मैंने नंबर डिलीट कर दिए, उसने लापरवाही से कहा। क्यों यार, क्या हुआ है राजन? वो बिना जवाब दिए ही चला गया, तो वह भी उसके पीछे हो गया। राजन, कब तक भागेगा? चल रेडी हो जा, मधु की पार्टी में जाना है।
कपड़े निकालकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने साफ कहा और वापस सोफे पर धंस गया। तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ वहाँ जाने को, बट एज ए फॉर्मेलिटी जाना होगा। मैं तरुण की इंगेजमेंट पार्टी में गए थे ना, क्या मुसीबत है यार। उसने बुरा सा मुंह बनाया। मुसीबत तो मेरे लिए है, वो तू तो जा ही सकता है। चल जल्दी रेडी हो जा। राजन बेमन से रेडी होने चला गया। विक्रम ने पीछे से राजन का फ़ोन ले लिया। उसने देखा फ़ोन तो लॉक है। उसने बिना सोचे समझे ही नगमा टाइप कर दिया, पर यह क्या, फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने अपना नाम लिख दिया। फ़ोन अनलॉक हो गया। विक्रम इस बात पर मुस्कुरा दिया। पागल कहीं का। सामने उन दोनों की पिक्चर का वॉलपेपर था और अंदर नगमा और उसकी सेल्फी। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली, पर सच में नगमा नाम कहीं नहीं था। मतलब इसने सच में, अरे अब क्या करूं, पल्लवी से ही पूछना होगा। वो बड़बड़ाया और फ़ोन रख दिया। शाम को दोनों होटल गोल्डन प्लेस पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गए थे। बहुत बड़े और अच्छे होटल में पार्टी रखी गई थी। देखकर ही लग रहा था कि किसी ने ग्रैंड पार्टी रखी है। शहर की जानी मानी हस्तियां भी शामिल थी इस पार्टी में। राजन को तो जैसे दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं था। वो सीधा ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गया। विक्रम को हैरत हो रही थी कि वो सही जगह पर तो आए हैं ना, क्योंकि वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े ओहदे वाले लोग भी थे जो विक्रम को जान गए थे। सब उसे एसीपी कहकर खुले दिल से मिल रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगा, मधु के डेढ़ कौन है, मुझे यहाँ सब कैसे जान रहे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कैसे। ओ शायद मधु की जान पहचान हो। नहीं, उसकी इतनी भी पहुंच नहीं। फिर क्या, वो कंफ्यूज सा घूम रहा था। तभी एक वेटर आया जिसने उसे एक टिश्यू पकड़ाया और चला गया। है स्टॉप, किसने दिया, क्या है ये। वो पूछता रह गया, पर वो चला गया। उसने खोल कर देखा जिसमें कुछ लिखा था, वो भी लिपस्टिक से, रूम नंबर 116। ओ गॉड, उसी का काम होगा। इस टाइम पर भी ऐसी हरकतें कौन करता है। एनीवे, आज उसे सीधी लैंग्वेज में बताना ही होगा। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। हॉल में राजन ड्रिंक काउंटर पर खड़ा था। उसे बार में मिली उस दिन नगमा ही नजर आ रही थी। वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था, और दूसरा वो कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। हाँ, सहमति उसकी आंखों में भी थी, पर राजन उसके लफ्ज़ों से सुनना चाहता था। वो थक गया था। अब उसने कहा, एक विस्की। तभी आरती उसके पास आ गई। हेलो राजन सर। वो उससे जूनियर थी, इसलिए उसकी रेस्पेक्ट करना जानती थी। राजन ने नज़र उठाई तो वह वन पीस गाउन पहने हल्के मेकअप में खड़ी थी। उसकी नज़र राजन पर ही थी, पर राजन उसे कोई हिंट नहीं देना चाहता था। तो उसने हाय कहकर दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। पर आरती आज राजन को अपने दिल की बात कहना चाहती थी। उसी के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। दूर खड़ा तरुण अनीता के पास से सब देख पा रहा था। उसे लगा शायद राजन इसी की तस्वीर देख रहा था। वो भी चुपचाप उन्हें देखने लगा। कुछ कहने से पहले ही राजन ने कह दिया, लुक आरती, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट आई एम कमिटेड। राजन के इतने फ्रैंक कहने से उसे धक्का सा लगा और एम्ब्रेसमेंट भी फील हुई कि कुछ कहने के पहले ही वो कैसे जान गया। शायद उसकी नज़रें वो पहचान गया था। आई एम सॉरी सर, मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं है। आई रियली लाइक यू। आज से नहीं, जब से आपको पहले दिन देखा तभी से। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। क्या मुसीबत है, जिसे पसंद करता हूँ वो तो दूर भागती है, और जिसे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। वो ऐसे राजन ने जेंटलमैन होकर एक टिश्यू आगे कर दिया। लुक, आई आल्सो सॉरी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, बट। उसे बीच में ही टोक कर वो बोली, कौन है वो खुशनसीब लड़की। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। राजन के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या सच में खुशनसीब? वो मुझे पसंद करती भी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो सेंटी होने लगा। आरती उसे देख ही नहीं सकी। एक तो दिल टूटा, दूसरा खुद के सामने किसी गैर की बात। वो वहाँ रुक ही नहीं सकी। वो उठकर चली गई। तभी तरुण आ गया। ये क्या हुआ, मुझे लगा तुम आरती को नॉट एट ऑल ने बुरी सी शक्ल बनाकर कहा। फिर तरुण बात को रेदने लगा। इतने में काउंटर वाले ने उसे ड्रिंक थमा दी। राजन चुपचाप उसे पीने लगा और तरुण उसके जवाब के इंतजार में था, क्योंकि शराब अंदर जाएगी तो सच तो बाहर आएगा ही। विक्रम ऊपर के फ्लोर पर उसके बताए गए रूम में पहुंच गया था। मधु सामने ड्रेसिंग के अपने बालों को समेटकर आगे करती हुई, अपनी बैकलेस स्पीड दिखाती हुई आईने के सामने खड़ी थी। आज उसने वाइन कलर की वन पीस बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसका फिगर साफ दिख रहा था। विक्रम फौरन मुड़ गया। उसकी आहट से मधु भी मुड़ी और उसके करीब गई। उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसके सामने गई। विक्रम ने धधकती नज़र उस पर डाली। आंखों में बेहिसाब ख्वाहिशें, चेहरे पर बेशुमार हसरतें भरकर वो उसे ही देख रही थी। उसका मेकअप से सना मुंह देखकर उसे घिन आई, क्योंकि उसे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे पल्लवी की सादगी याद आई तो मुंह फेर लिया और बोला, व्हाट द हेल, ये सब क्या है, क्यों बुलाया मुझे।
तुम आए मतलब तुम्हें कुछ तो, वो कहते कहते उसके गालों पर उंगलियां चला रही थी। विक्रम मुठ्ठियां कसकर खड़ा हुआ। जस्ट लुक एट यू, कितने हॉट हो तुम, कैसे रोकूं खुद को। आई एम कन्फ्यूज। वो उसके कलर को पकड़कर अपने करीब लाई। विक्रम दूसरी तरफ देख रहा था। मधु ने झटके से उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। है, लुक एट मी, मुझ में कमी क्या है। वो उसके होंठों की तरफ झुकने लगी तो विक्रम ने उसे झटक कर दीवार से लगा दिया। मधु तो इस हरकत से खोई बैठी। उसे लगा उसके करीब आने को राजी हो गया। कोई एक अच्छी बात भी है तुम में? अगर है तो वो बताओ मुझे। यूँ अपने आप की नुमाइश करने वाली लड़कियों से नफरत है विक्रम रघुवंशी को। मधु से देखती रह गई। वो जाता उससे पहले वो उसके ज़बरदस्ती गले पड़ गई। आई लव यू, और कितना तरसाओगे मुझे। लीव मी, तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। डू यू गेट इट? उसने उसे झटक कर कहा। क्यों, किसी और को चुन लिया तुमने? मधु विक्रम को अपनी तरफ खींचकर बोली। विक्रम को इस बात पर अचानक ही पल्लवी याद आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, यही मान लो और अपना टाइम और खुद को मुझ पर वेस्ट मत करो। कौन है वो बिच? इतना सुनते ही विक्रम ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और उसकी वहाँ पकड़कर बोला, लड़कियों की इज्जत तभी तक की जानी चाहिए तब तक वो उस इज्जत के काबिल हों। एंड माइंड योर टंग। अगली बार चुप करवाने के लिए मेरा हाथ नहीं रुकेगा। गॉट इट? वो उबलती नज़रों से उसे देखकर बोला। वो पल्लवी के बारे में ऐसे शब्द नहीं सुन पा रहा था। विक्रम, हाउ डेयर यू, तुम मेरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को ये हक देने की। वो उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम और मैं कभी नहीं मिल सकते। अपने ड्रीम बंद कर दो, हमारा कोई मेल नहीं। उसने सधी हुई आवाज़ में कहा और दिल ही दिल में बोला। विक्रम के दिल में सिर्फ पल्लवी रह सकती है और बिना जवाब दिए चला गया। पर मधु इस बात पर चुप रहने वाली नहीं थी। आज उसे पता चल गया था कि विक्रम के दिल के दरवाजे पर ज़रूर किसी ने दस्तक दे दी है, तभी वो उससे इस तरह बात करके गया है। अब उससे पहले वो लड़की उसके भीतर जाए उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई और अनाउंसमेंट करने लगी, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, पुट योर हैंड्स टुगेदर टू लवली कपल। विक्रम भी उत्सुक था जानने को कि उसके डैड कौन है। मधु सबसे पहले उन्हें विक्रम के पास ही ले गई। डैड, मीट विक्रम द गाय आई लाइक द मोस्ट। विक्रम मुड़ा तो देखता ही रह गया। सामने एएसपी सर खड़े थे। है एसीपी विक्रम रघुवंशी, व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। उन्होंने खुशी जाहिर की। विक्रम हैरत में था। गुड इवनिंग एंड विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सर। उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। थैंक्स विक्रम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। उन्होंने हाथ मिलाकर कहा, आई विश आई कुड से द सेम फॉर यू। वो मन ही मन सोचने लगा, या मी टू विक्रम, मीट माई ओनली चाइल्ड मधु राठौड़। हेलो। विक्रम ने हाथ बढ़ाया तो मधु ने दिल से उसे पकड़ा। तो एक और अनाउंसमेंट हो जाए डैड। कौन सी? डैड, विक्रम को लाइक करती हूँ मैं, इससे एंगेजमेंट की। वो उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाई पर विक्रम को सुनाई दे गया। डियर, इसे भी तो। उनके कुछ कहने के पहले ही मधु बोली, नो डैड। वो जाती उससे पहले ही विक्रम ने उसका हाथ मरोड़ दिया। मिस मधु, आप ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। उसने एक एक शब्द चबाकर कहा। वैसे वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था। एएसपी सर के सामने चुप था। यस बेटा, विक्रम को वक्त दो, मुझे पता है यह हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एएसपी सर विक्रम की तरफ उम्मीद से देखकर बोले, उफ, कहाँ फंस गया। एक्सक्यूज़ मी। विक्रम बिना कहे ही फ़ोन का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। इन सब में वो राजन को बिल्कुल ही भूल गया था। वो फ़ौरन होटल से निकल पड़ा और ताई के कोठे पर पहुँच गया। वो टेरिस से चढ़ता हुआ पल्लवी के कमरे में दाखिल हो गया, पर पल्लवी बाहर किसी लड़के के साथ खड़ी थी। विक्रम ने उसका चेहरा भी देखा। वो इसी कोठे का था। वह पल्लवी को गंदी नियत से देख रहा था। इसका पता पल्लवी के बार बार दुपट्टा सही करने से पता चल रहा था, क्योंकि विक्रम के सामने कभी उसका ध्यान अपने आंचल पर गया ही नहीं, क्योंकि कभी महसूस हुआ ही नहीं वह उसकी आंखों में देखने के अलावा कहीं और देखता ही नहीं। ये कौन है जो इन्हें इस तरह घूर रहा है और किसी बात के लिए फोर्स कर रहा है? विक्रम की ईर्ष्या भरी नजरें उसके हाथों पर गई जिसने पल्लवी की कलाई मरोड़ दी थी। पल्लवी कसमसाती हुई उससे अलग हुई तो वह चला गया। पल्लवी कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे बिल्कुल अनजान कि अंदर कोई है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। विक्रम उसे गौर से देख रहा था। उसका मुरझाया चेहरा पर फिर भी एक अलग ही कशिश, गुलाबी रंगत लिए गाल, तीखी नाक और झील सी गहरी आंखें जिनमें हरदम सवाल जवाब तैरते दिखाई देते। सादे से हरे रंग के सूट में भी वो कमाल लग रही थी। वो दिखने में भी मासूम और कम उम्र की ही लगती थी। विक्रम ने इतने वक्त में आज पहली बार ही उसे देखा था। ये मुझसे कितनी छोटी लगेंगी? उसने जहन में एक सवाल कौंधा।
तभी पल्लवी ने नजरें उठा ली। वो आज लाइट स्काई कलर का शर्ट पहने हुए था, हमेशा की तरह सेट किए हुए बाल और शानदार शेविंग, चेहरे पर शिकन भरी मुस्कान लेकर वो अंदर आया। उसे देखकर पल्लवी बोली, आज देर हो गई। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। सॉरी। वो उसके कुछ कहने के पहले ही उसकी नज़र उसके कॉलर पर पड़ी। वो थोड़ी करीब आई और बड़े हक से बोली, ये सब क्या है? उसकी आंखों में शिकायत थी। क्या? वो तो उसकी रोनी सूरत पर नज़र टिकाए था। ये उसने इशारा किया। अब देखा तो लिपस्टिक का निशान था। शायद मधु के करीब आने से लग गया। विक्रम दिल ही दिल में मधु को कोसने लगा था। ओ नो, ये लड़की भी ना। फिर थोड़ा रुक कर बोला, ये तो आप किसी और लड़की को पसंद करते हैं? पल्लवी ने पूछ ही लिया। ये आप क्या कह रही हैं? फिर उसके चेहरे के डूबते भावों को देखकर मज़े लेने लगा। कहाँ कोई मुझे पसंद करेगा? क्यों, आपको कोई ना कैसे कहेगा? वह जल्दबाजी में कह गई। अच्छा कैसे? अरे आप इतने अच्छे लगते। वो बोलते बोलते रुकी। विक्रम शरारत से मुस्कुराने लगा। अच्छा लगता हूँ? नहीं। वो नजरें चुराने लगी। नहीं लगता। वो हमेशा ही उसे ऐसे चिढ़ाता था। मतलब कुछ नहीं, पहले आप जवाब दीजिए इसका। वो अब भी उसी पर अड़ी थी। विक्रम को उसका यूं हक जताना रास आ गया। वो उसे देखते हुए उसके पास जाने लगा। पल्लवी घबराकर कदम पीछे करने लगी। विक्रम उसके आगे आता रहा। आखिर में वो दीवार से जा लगी। विक्रम की नज़दीकी उसकी रूह बेजार कर देती थी। आज पहली बार विक्रम ऐसा कुछ कर रहा था। नहीं तो हरदम वो अपनी तय सीमा में ही रहता था। उसने अपना सिर झुका लिया। विक्रम उसकी इसी अदा पर खुद को हार बैठा था। उसने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करना चाहा, पर तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अब उसे एहसास हुआ वह कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। वह झेंप कर पीछे हटा। तब जाकर पल्लवी की उखड़ती सांसें संभली। वह उससे दूर हटी और दूर से ही उसे ताकने लगी। है हेलो। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। सर, लीलन की लोकेशन मिल गई है। उसे पकड़ने के लिए अभी निकलना पड़ेगा हमें। फ़ोन पर कमल था। सच कन्फर्म है? जी सर, 100%। तरुण और राजन सर का फ़ोन नहीं लगा तो आपको कर रहा हूँ। आप बताइए कहाँ गाड़ी लेकर आऊँ? अभी जाना होगा। विक्रम ने पल्लवी की तरफ देख कर कहा तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। जी सर, तभी सुबह तक पहुँच पाएंगे। ओके, तुम पीएस में ही रुको, मैं वहीं आता हूँ। कहकर विक्रम ने फ़ोन रख दिया। पल्लवी की आंखों में सवाल था और साथ ही साथ रुक जाने की फरियाद भी। मुझे जाना होगा। उसके कहने से पहले ही उसने बात पूरी कर दी। करते क्या हैं आप? विक्रम के बार बार इस तरह जाने से आज पल्लवी ने पूछ ही लिया। विक्रम ने पकड़े जाने के डर से झूठ बोला। कुछ करता ही तो नहीं। मतलब अभी कॉल आया है एक जॉब इंटरव्यू के लिए। उसने हाजिर जवाबी के साथ बात बदल दी। ओ मतलब जाना ज़रूरी है, यही समझ लीजिए। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें। वो जाने लगा। तभी पल्लवी का दिल चीख चीख कर उससे कह रहा था कि एक बार उसके गले से लग जाए। पता नहीं आज ये क्यों महसूस हो रहा था। वह उसका दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि इस तरह से वो आज पहली बार ही जा रहा था, पर ना जाने क्यों उसे आज उसके जाने पर अलग ही बेचैनी हो रही थी, जो यकीनन पहली दफ़ा ही हुई थी। रुकिए, उसके दिल ने इतनी ज़ोर से कहा कि विक्रम को सुनाई दे गया। वो पलट कर बोला, कुछ कहा आपने? पल्लवी तो उसे अचंभे से देख रही थी और दिल की इस हरकत पर उसे डपट रही थी। वह इस वक्त पलके झुकाए खड़ी हुई हद दर्जे की हसीन लग रही थी। तभी विक्रम ने खोए हुए अंदाज में कहा, सुनो, क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? उसकी आवाज़ में इल्तजा थी। पल्लवी तो पहले से ही धड़कनों को संभालने में लगी हुई थी। अब तो वो नज़र उठा ही नहीं पाएगी। उसने सिर्फ गर्दन झुका ली। विक्रम ने भी उसकी इसी अंदाज में तस्वीर खींच ली जिसमें वो पलके झुकाए खड़ी थी। मैं शायद 2-3 दिन ना आ पाऊँ। आपको नहीं चाहिए मेरी तस्वीर? उसने उसका मन टटोलते हुए पूछा। कुछ लोग आंखों में मौजूद रहते हैं, उन्हें देखने के लिए किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं होती। पल्लवी ने धीरे से बहुत गहरी बात कह दी थी। विक्रम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर अब उसकी मंजिल बेहद नज़दीक आ गई थी। उसे जाना ही था। वह चला गया और पल्लवी किसी टूटे पेड़ की तरह धम से फर्श पर बैठ गई। विक्रम का दूर जाना उसे अब कचोटने लगा था। राजन शराब के नशे में तरुण को सब कुछ कह चुका था और तरुण ने उसे नगमा का नाम पता भी निकलवा लिया। तरुण ने विक्रम को ढूंढा। मधु फुफकारते हुए ये कहकर चली गई कि वो तो यहाँ से कभी का निकल गया। अब वो दोनों भी पार्टी ख़त्म होते ही होटल से गाड़ी लेकर सीधे कोठे पर आ गए थे। तरुण चौकन्ना हो गया। उस जगह देखकर ही पता चल गया था कि वह यहाँ पहले भी आ चुका था। याददाश्त पर जोर दिया तब सारे तार आपस में जुड़ते गए। वो दाऊ के केस में यहाँ आए थे तब कमल तरुण को विक्रम ने भेज दिया था और वो और राजन यहाँ एक साथ ही रुके थे। मतलब उस वक्त से उनके दिमाग में चल क्या रहा था।
राजन उसे यहाँ क्यों लाया? उसने नशे में धुत राजन को पूछा। आर यू श्योर यहीं रहती है आपकी वो? नींद में भी इस जगह को नहीं भूल सकता, चलो अंदर। वो लड़खड़ाए कदमों से जाने लगा तो तरुण ने उसे संभाल लिया और उसके साथ अंदर चला गया। पूरी हवेली खाली हो चुकी थी क्योंकि सबको रातों रात शिफ्ट कर दिया गया था। उस जगह को देखकर तरुण अंदाज़ा लगा चुका था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतना सन्नाटा छाया देखकर वो वापस बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। मंजिल पर रहती है वो दोनों? दोनों मतलब भाभी? वो लापरवाही से बोला। वाट? कौन? किसकी भाभी? तरुण को दूसरा झटका लगा। विक्रम भाई, सॉरी, एसीपी सर जिन्हें पसंद करते हैं। राजन नशे में सब बोल गया। तरुण पर एक के बाद एक गाज गिर रही थी। विक्रम सर मतलब ये दोनों भाई कर क्या रहे हैं? उसका दिमाग चकरा गया। तरुण सोच में पड़ गया था। तभी दबे पांव किसी के आने की आहट सुनाई पड़ते ही वो राजन को छोड़कर ऊपर भाग गया। सामने अबरार खड़ा था। राजन को नशे की हालत में देखकर बोला, ओ शराबी कस्टमर, अब यहाँ कोई नहीं मिलेगी, चल जा यहाँ से। वो नगमा नगमा आवाज़ लगाकर ऊपर जाने लगा। तभी राजन ने नगमा का जिक्र सुनकर अबरार की कॉलर खींच ली। ए साले हरामी, तू ही है ना साले फसाद की जड़? अबरार, वो उसके पेट में मुक्के मारकर बोला। अबरार किसी अनजान से अपना नाम सुनकर चौंक गया। फिर वो तो हाथापाई पर उतरा। ए तू है कौन बे? क्या बक रहा है बे? अबरार बिफर पड़ा। नगमा पर ज़बरदस्ती पति होने के हक जताता है, तभी वो मुझे मना कर रही है ना? राजन उसके कॉलर पर लपका। बे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू कैसे जानता है मेरी बीवी को? वो अब उस पर हावी हो गया। पसंद करता हूँ उन्हें। राजन की बात पूरी होने के पहले ही अबरार ने उसका मुंह तोड़ दिया और पेट में मुक्के बरसाने लगा। उसके बाल नोचकर बुरी तरह पीटने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि नगमा का बदला व्यवहार क्यों था, क्यों वो खुश रहने लगी थी, क्यों वो उस रात उसके पास आई थी। ज़रूर इसी लड़के के लिए आई थी। हरामी मेरी बीवी है, वो आंखें निकाल कर रख दूंगा अगर उसके पास भी गया। बता कितनी बार यहाँ आया है और कहाँ कहाँ छुआ तूने उसे? वो अपना आपा खो बैठा था। राजन इस बात पर आग बबूला हो गया। वो भी उसे बराबर मार रहा था। लीचड़, गंदी सोच के गंदे इंसान, उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया। पर अब मैंने तेरे जैसे जानवर से आज़ाद करवाऊंगा मैं। राजन नशे में था पर गुस्से का जोर ज़्यादा था, जिस वजह से वह ऐसी हालत में भी अबरार को मारे जा रहा था। उसे आज ही मौका मिला था नगमा की मुश्किलें ख़त्म करने का, और वो ये मौका छोड़ कैसे सकता था? पर अबरार भी उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। वो भी उसे आज पूरी नफरत से मार रहा था। फिर देखते ही देखते उसने उसे अधमरा कर दिया। नगमा सामान पैक कर रही थी। उन्हें भी आज रात को ही जाना था, इसलिए वो यहीं थी। इतने में नीचे मारपीट सुनकर वो जल्दी से आ गई। राजन को ऐसे पीटते देख वो 2-4 सीढ़ियों से दौड़कर उसके पास आई और अबरार को उससे दूर खींचने लगी, जो राजन को मारे जा रहा था। या अल्लाह, ये क्या हैवानियत है? अबरार छोड़ इसे। वो उसे छुड़ा रही थी पर अबरार ने गुस्से में उसे भी धक्का दे दिया। नगमा सीढ़ियों के पास टकरा गई। राजन बेहोशी में भी फिक्रमंद था। वो उसके पास गया। आप ठीक तो है ना? इतने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनकर और उसे देखकर नगमा पिघल गई। ऊपर से इतनी मारपीट, उसे राजन पर तरस आने लगा। राजन उसे देखकर उससे लिपट गया तो अबरार उसे अब और ज़्यादा मारने लगा। नगमा से जब सहन नहीं हुआ तब वो चीख कर बोली, बेगैरत इंसान, छोड़ इसे, पुलिस है ही है, तेरी हस्ती मिटा देंगे। अबरार को नगमा की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हल्की रोशनी में राजन का खून से सना चेहरा देखकर पुलिस स्टेशन वाला दिन याद आ गया, जहाँ यही था। वह पुलिस के नाम से ही भाग गया। नगमा उसे पकड़ने में नाकाम थी। उसे उससे ज़्यादा अभी राजन की चिंता थी, क्योंकि वह बुरी हालत में था। उसने अब राजन को देखा और उसे संभालते हुए झूले पर बैठा दिया। हॉल में रोशनी की। राजन के चेहरे से खून निकल रहा था। शर्ट फट चुकी थी, आंखें सूज चुकी थी, बाल बिखरे पड़े थे। नगमा ने उसका चेहरा हाथों में बढ़ाई था कि राजन उसके गले लग गया। मुझे तड़पते देखने का बहुत शौक है ना आपको? लीजिए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। नगमा अब रोने लगी थी। ये सब उसी की वजह से ही तो हो रहा था, वरना राजन इन सब का तो हकदार नहीं था। उसे खुद पर दुनिया जहान का गुस्सा आ रहा था। वो भावनाओं में बहती हुई उसके कसकर गले लग गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं ना? राजन ने नशे की अधखुली आंखों से नगमा को देखा, जिसकी आंखों से उसके लिए आंसू थे और वो उसकी बाहों में थी। यही तो वो चाहता था। वो उसके चेहरे पर गहरी नज़र टिकाकर बोला, माफ़ी नहीं, आपकी मोहब्बत चाहिए। राजन अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया और इतना कहकर ही वो उसके होठों की तरफ झुक गया। तभी तरुण ने उन दोनों को देख लिया और बोला, हे भगवान, राजन तो बड़ा आगे निकला। खैर, अब ये भाभी जी कहाँ छिपी हैं? वह छानबीन करता हुआ ऊपर के कमरे में जाकर देखने लगा।
जहाँ पल्लवी का कमरा था वह दरवाज़ा बंद किए बैठी रो रही थी। आज उसे गहरी शिद्दत से विक्रम की कमी महसूस हो रही थी। वो विक्रम की जैकेट पहने बैठी थी जिससे उसे विक्रम के होने का एहसास हो सके। उसका दिल अपनी हदों से आगे बढ़ गया था और वो खुद ही नहीं समझ पाई थी कि कब वो अजनबी शख्स उसके लिए इतना अजीज हो गया कि उसके दूर जाते ही जैसे धड़कनों ने उससे मुंह फेर लिया और धड़कने से ही मना कर दिया था। बेबस आंखें तो बस उसी का अक्स देखने के लिए खुली थी और होंठ तो बस उसी का जिक्र करना जानते थे। भावनाओं का वेग कुछ इस प्रकार का हो चला था कि पल्लवी विक्रम के जाने से बेकरार होने लगी थी और बेख्याली और विक्रम की यादों के आलम वो इस कदर खो गई थी कि उसे सुनाई ही नहीं दिया कि नीचे क्या हो रहा है। तरुण ने दरवाज़ा खटखटाया, उसे तो होश ही नहीं था, तो तरुण ने जल्दबाजी में आकर अगली बार में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। उस सामने कयामत सी खूबसूरत लड़की को देखकर पल के लिए तो वो खुद भी खो गया। उसे देखकर सोचने लगा, वाकई नायाब पसंद है विक्रम सर की। फिर अगले ही पल उसे देखकर बोला, और कौन कौन है इस हवेली में? कौन है आप? पल्लवी किसी अनजान को देखकर घबरा गई। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है मोहतरमा, पूरी हवेली में आपके सिवा कोई नहीं है। तो अब आप ही सब बताएंगी। यू आर अंडर अरेस्ट, उसने कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। तरुण वैसे तो सिविल ड्रेस में ही था, फिर भी उसकी आवाज़ रौबदार थी और हाथों में बंदूक बता रही थी कि वह पुलिस वाला है। सामने पुलिस के जिक्र भर से ही पल्लवी के हाथ पैर फूलने लगे। दूसरी तरफ विक्रम पुलिस स्टेशन गया तो रास्ते में ही कमल गाड़ी लेकर आ गया था। विक्रम उसके पास बैठ गया और बैठने से पहले उसका दिल किसी अनहोनी के लिए उसे इत्तला कर रहा था। वह पीछे मुड़ रहा था जैसे कुछ तो छूट रहा हो। फिर पल्लवी को याद करते हुए गाड़ी में बैठ गया। सर, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं तरुण या राजन सर के साथ चला जाता, पर उनमें से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे तो आपको बुलाना पड़ा, वो सफाई देते हुए बोला। डैम, कमल की बात से विक्रम को अब राजन याद आया। ओ गॉड, मैं उसे वहीं छोड़ आया। वह पार्टी में ड्रिंक काउंटर पर ही बैठा था, कहीं ज़्यादा न पी ली हो। अगर ऐसा हुआ तो कौन उसे हैंडल करेगा? फिर नशे और दुख में माधुरी के पास न पहुंच जाए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। कमल, मुझे मधु की पार्टी वेन्यू ले चलो, पहले विक्रम गाड़ी रुकवाने के लिए बोला। पर सर, वहाँ तो कोई नहीं है। टाइम देखिए आप, 11:30 हो रहे हैं और यहाँ से बहुत दूर है होटल। अगर वहाँ के लिए निकले तो उस लीलन की लोकेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। कमल ने परेशानी बताई। पर राजन कहाँ है? उसके बारे में कैसे पता लगाऊं? उसकी आवाज़ में गहरी फिक्र थी। सर रिलैक्स, मैं कॉल करता हूँ किसी को। कमल ने गाड़ी साइड में लगाई और अनीता को फ़ोन किया। उसने बताया कि पार्टी में उन दोनों को उसने एक साथ ही देखा था। फिर तरुण ने उसे घर भेज दिया। अब वो है राजन के साथ। ओके, उसने फ़ोन रखा। सर, तरुण सर हैं राजन सर के साथ। आप ख्वामख्वाही परेशान हो रहे हैं। विक्रम तरुण पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। वह यह सोचकर बेफिक्र हो गया कि राजन उसके साथ तो सेफ है, वो उसे नशे की हालत में अकेला नहीं छोड़कर जाएगा। उसने तरुण को फ़ोन लगाया। विक्रम का फ़ोन तरुण काट नहीं सकता था। उसने पिक कर लिया, पर पल्लवी गन पॉइंट पर ही थी। हेलो विक्रम सर, उसने जानबूझकर उसका नाम लिया। पल्लवी देखती ही रह गई। तरुण, राजन है ना तुम्हारे साथ? विक्रम ने पूछा। जी सर, यही हैं। वो पल्लवी को देखकर बोला, उसे अपने साथ ही रखना प्लीज़, मैं किसी काम से बाहर निकला हूँ। जी सर, अपने साथ ही लाऊंगा, आप आराम से जाइए। वो इस तरह से बोल रहा था जिससे पल्लवी को यही लगा कि उसे विक्रम ने ही भेजा हो। वह बेयकीनी से उसे देखती रही। उसके कानों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। वह पत्थर की बन चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड।